हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र यानी कि हीट का चलना एक जगह से दूसरी जगह तक। तो हीट ट्रांसफ़र के बेसिक 3 मेथड होते हैं: रेडिएशन, कन्वेक्शन और तीसरा होता है कंडक्शन। रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। रेडिएशन की हिंदी होती है विकिरण, कन्वेक्शन संवहन, कंडक्शन मतलब चालन। रेडिएशन मेथड से जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है। सन से जो हीट अर्थ पर आती है वो रेडिएशन मेथड है। रेडिएशन मेथड से जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो जिस मीडियम से वो क्रॉस होती है उस मीडियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बहुत सिंपल एग्जांपल है। रेडिएशन मेथड से सन से बचपन में आपने वो एक कॉन्वेक्स लेंस आता था, उससे कागज़ जलाए होंगे, नहीं बीड़ी नहीं, कागज़ जलाए होंगे। सन से रेस को एक तरफ आप कन्वर्ज कर देते थे और ब्लैक पेपर पे लगा दो तो कागज़ जल उठता है। अच्छा बताइए, क्या लेंस गर्म होता है? नहीं, लेंस तो गर्म नहीं होता। यानी कि जिस मीडियम से रेस क्रॉस होती हैं उस मीडियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेडिएशन मेथड में हीट का ट्रांसफ़र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है और जिस मीडियम से रे क्रॉस होती है उस मीडियम पर के टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता रेडिएशन मेथड में। दूसरा मेथड है कन्वेक्शन संवहन। ये बहुत घरेलू मेथड है, आप देख सकते हैं। आप एक भगोने में पानी गर्म होने रख दीजिए, आप देखेंगे पानी नीचे से गर्म होती है लेयर और फिर वो ऊपर उठ जाती है। लेयर वाइज लेयर मीडियम ही ट्रांसफ़र होता रहता है। जो लेयर नीचे पानी की गर्म होती है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली ठंडी लेयर नीचे चली जाती है। तो इस तरीके से लगातार कंटिन्यूसली मीडियम का ट्रांसफ़र होता रहता है। ठंडा मीडियम नीचे आता जाता है और गर्म मीडियम ऊपर उठता जाता है। कन्वेक्शन मेथड में ग्रेविटी का भी पूरा रोल होता है। ग्रेविटी इज ऑल्सो प्ले अ रोल इन अ कन्वेक्शन मेथड। ग्रेविटी ना होती तो ऐसा ना हो पाता, पॉसिबल नहीं था। तीसरा मेथड होता है कंडक्शन। कंडक्शन मेथड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो हीट का ट्रांसफ़र है थ्रू मेटल या कोई भी ऐसी बॉडी जो हीट का कंडक्शन कर सकती है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्शन मेथड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। जैसे आप कोई मेटल की रॉड ले लें और उसका एक सिरा, एक एंड गर्म करें, दूसरा सिरा आप पकड़ लीजिए हाथ में, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे आपके जो हाथ में आपने एंड पकड़ा हुआ है वो भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, molecule to molecule. This method is known as conduction method, हिंदी में चालन। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंडक्शन आता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कितने रेट से हीट फ्लो होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द एंड्स। दोनों सिरे के कितने कितने टेम्परेचर हैं, उनका अंतर क्या है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। भैया जितनी मोटी आप रॉड लेंगे, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया आप बढ़ा देंगे, हीट उतनी तेजी से ट्रांसफ़र होगी। हीट का जो फ्लो का रेट होगा वो उतना ही ज़्यादा तेज होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। भैया जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेट का फ्लो ऑफ हीट उतना ही कम होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो चमचे वगैरह बनाए जाते हैं उनका हैंडल काफ़ी लंबा बनाया जाता है ताकि आराम से आप उसमें वो गर्म ना हो, जल्दी आप उसको हाथ में आसानी से पकड़ सकें। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है। तो डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल। सबको कंबाइन करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, या फिर एक सरल भाषा में आप कह सकते हैं कैट अपॉन एल।
कैल मतलब कटरीना, कटरीना कैफ, कटरीना कैफ नहीं कैट ही बोल दीजिए, कैट अपॉन एल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू कैट अपॉन एल। कैट की स्पेलिंग के से शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, के ए डेल्टा टी बाई एल। के इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है कैलोरी पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड, कैलोरी पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड, या जूल पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू सेकेंड। ये के की यूनिट है। के की वैल्यू मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। कुछ मटेरियल में बहुत तेज़ी से हीट फ्लो होती है, कुछ में धीमे धीमे फ्लो होती है। जिसका के ज़्यादा होता है उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होता है, जिसका के कम होता है उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होता है। आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी कंपेयर कर सकते हो। एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी तो फ्लो इलेक्ट्रॉन का ही है, और कंडक्शन मेथड में भी जो हीट का फ्लो है वो फ्लो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करती है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में कंडक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है। तो जो रोल वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का है वो रोल थर्मल कंडक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस का है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ होता है, वहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, वैसे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल करंट। इन इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं तो जैसे V इज इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू वी अपॉन आर आ जाता है। कंपेयर करते हैं तो एक थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L अपॉन के ए, L अपॉन के ए, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू L अपॉन के ए, थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। अब अगर रॉड सीरीज में जुड़ी हो तो आप मान सकते हो दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं। रॉड्स पैरेलल में जुड़ी हो तो आप मान सकते हो कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। सेम वैसे ही आप सॉल्व भी कर सकते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करके। उसके बाद आता है अगर मान लीजिए दो रॉड लगी हुई हैं, एक की लेंथ L1 एक की लेंथ L2 सीरीज में लगी हैं। एक का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। कई बार आपसे पूछते हैं कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताइए, तो फॉर्मूला होता है, डेराइव भी हो जाता है फॉर्मूला, लेकिन अभी याद कर लो K इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। फिर से L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। एरिया सेम है रॉड का। अगर मान लीजिए लेंथ यहाँ पर सेम होती है L1 L2 तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये वही पुरानी वैल्यू फिर रिपीट हुई है। SHM सीरीज में हार्मोनिक मीन, जो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के कनेक्शन थे सेम वही कनेक्शन होता है। सीरीज में हार्मोनिक मीन 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हो सकता है और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी हो सकती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रॉड लगी हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंथ सेम होती है, एरिया अलग अलग होता है। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। और अगर दोनों के A सेम हो, एरिया सेम हो, तो K इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2 बाई 2, सेम एज कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का कनेक्शन, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का कनेक्शन। दो रॉड लगी हो, एक K1 एक K2, दोनों की लेंथ, एक की लेंथ L1 एक की लेंथ L2, एक तरफ का टेम्परेचर T1 एक एंड का, दूसरे एंड का टेम्परेचर T2। तो कई बार आपसे जंक्शन का टेम्परेचर पूछते हैं, तो फॉर्मूला आ जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे फॉर्मूला अपने आप निकल आएगा। और चाहो तो सिर्फ कभी कभी सिर्फ फॉर्मूला पूछते हैं, अगर याद रख पाओ तो दिमाग में रख लो, K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2। फिर सुनो, K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। ये आता है जंक्शन का टेम्परेचर। K1 1 वाले के साथ L2 का टर्म आ रहा है, 2 वाले के साथ L1 का। फिर से बोल रहा हूँ, K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1।
दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। ग्रोथ ऑफ आइस बॉन्ड। कई बार होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर निगेटिव में चला जाता है, तो झील वगैरह जो होती हैं वो जम जाती हैं, और जो जमना बर्फ़ का शुरू होता है वो झील की ऊपरी लेयर से जमना शुरू होता है। मान लिया ऊपर का टेम्परेचर नेगेटिव थीटा है, -20 -10, तो ऊपर का टेम्परेचर माइनस का थीटा, और जो बर्फ़ जम चुकी है ऊपर से वो वाई थिकनेस की जम चुकी है, वाई थिकनेस की आइस जम चुकी है। तो कहते हैं जो वाई थिकनेस की बर्फ़ को जमने में टाइम लगा होगा और जो रेट होगा बर्फ़ के जमने का, लेयर की लेंथ के जमने का, वो क्या होगा, dy/dt इज इक्वल टू होता है k थीटा अपॉन रो एल वाई। के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, थीटा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अपॉन रो डेंसिटी ऑफ वाटर, एल लेटेंट हीट, और वाई वो थिकनेस है जो बर्फ़ की जम चुकी है। तो dy/dt इज इक्वल टू के थीटा अपॉन रो एल वाई। कभी कभी पूछते हैं कि बताओ वाई थिकनेस जमने में कितना टाइम लगेगा, तो इसी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो टी की वैल्यू आती है और रो एल अपॉन 2k थीटा ऊपर है वाई स्क्वायर, रो एल वाई स्क्वायर अपॉन 2k थीटा। तो कितना टाइम लगता है, रो एल वाई स्क्वायर अपॉन 2k थीटा। कई बार पूछते हैं कि बर्फ़ जो जमी उसकी लेयर डबल हो जाए फिर ट्रिपल हो जाए तो कितना कितना टाइम का रेशियो होगा। तो T1:T2:T3 का जो रेशियो आता है वो y1² :y2² : y3², यानी कि अगर डबल या ट्रिपल तो 1², 2², 3², तो रेशियो आता है 1:4:9 का। कि बर्फ़ की लेयर जम रही है, पहले 1 मीटर, फिर 2 मीटर टोटल हो गई, फिर 3 मीटर टोटल हो गई ट्रिपल, तो कितना कितना टाइम लगेगा। तो पहला 1 मीटर जमने में अगर 1 घंटे लग रहा है तो अगला टोटल उसको डबल होने में 4 घंटे लगेगा, उसको ट्रिपल होने में 9 घंटे लगेगा। लेकिन हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि अगर पहला 1 मीटर 1 घंटे में हो रहा है तो टोटल 2 मीटर 4 घंटे में, तो यानी कि जो अगला 1 मीटर है वो 3 ही घंटे में हुआ है। ध्यान रखिएगा, 3 घंटे में। भाई पहला 1 घंटे में और डबल होने में टोटल 4 घंटे, तो जो डबल हुआ है, जो पहले 1 मीटर है उसके बाद का जो 1 मीटर है वो 3 घंटे में जमा, तभी तो टोटल 4 घंटे होगा। फिर कहते हैं उसका अगला जो 1 मीटर है वो 5 घंटे में जमा होगा, क्योंकि टोटल टाइम 9 घंटे लगा। तो पहला 2 मीटर 4 घंटे में और टोटल टाइम 9 घंटा, तो 5 ही घंटे तो लगेगा। फिर से समझ लीजिए इस बात को, 1 मीटर बर्फ़ जमती है 1 घंटे में और 2 मीटर उसकी थिकनेस हो जाती है 4 घंटे में। तो 0 से 1 होने में 1 घंटा है और 1 से 2 होने में 3 घंटे, तभी तो टोटल 4 लगा। फिर 3 मीटर हो जाती है 9 घंटे में, तो 0 से 1 होने में 1 घंटा, 1 से 2 होने में 3 घंटे, तो 4 घंटे ये टाइम हो गया। और फिर 0 से 3 मीटर तक जमने में टोटल 9 घंटे, तो यानी कि 2 से 3 जमने में कितना टाइम, 5 घंटे। समझ गए ना, शुरुआत का 1 घंटा, फिर अगला 1 मीटर जमने में 3 घंटे, फिर अगले 1 मीटर जमने में 5 घंटे, तभी तो टोटल टाइम 9 घंटे होगा। 1 + 3 + 5। हीट कंडक्शन इन वेरिएबल एरिया। अब जैसे सिलेंडर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट जाए तो भैया एरिया कांस्टेंट होता है, लेकिन कई बार एक ऐसा पाइप होता है उसके अंदर हम पानी भर दें और उसके अंदर से हीट बाहर आए, अंदर से हीट बाहर आए। या आपने कई बार देखा होगा आइस बॉक्स होते हैं, अंदर बर्फ़ रखी होती है, स्फेरिकल आइस बॉक्स है, बर्फ़ रखने वाला डब्बा, तो हीट अंदर से बाहर जाती है, तो जो एरिया क्रॉस करती है हीट वो वेरिएबल होता है। तो उस सिचुएशन में अगर सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर के अंदर पाइप के अंदर पानी भर दो और ऊपर से सिलेंडर को छुओ उसकी सरफेस से, तो हीट वेरिएबल एरिया क्रॉस करके आती है। तो उस सिचुएशन में, सिलेंडर की सिचुएशन में dQ/dt होता है 2πKL∆T, 2πKL∆T ln B/A।
टू पाई के एल डेल्टा टी, एल लेंथ है सिलेंडर की, टू पाई के एल डेल्टा टी अपॉन एल एन बी बाई ए, जहाँ बी आउटर रेडियस है और ए इनर रेडियस है। अगर स्फेरिकल बॉडी हो तो डी क्यू बाई डी टी होता है फोर पाई के ए बी डेल्टा टी, फोर पाई के ए बी डेल्टा टी अपॉन बी माइनस है। ये स्फेरिकल बॉडी फोर पाई के ए बी डेल्टा टी अपॉन बी माइनस ए।